आज हम बात कर रहे हैं द इकोनॉमिस्ट मैगजीन के मिड मंथ अगस्त मंथ इशू के बारे में, जो कि इशू है 15 अगस्त 2020 का। अब की बार के इशू की जो कवर स्टोरी है वो है शी जिनपिंग्स न्यू इकोनॉमी, जो कि जिनपिंग न्यू इकोनॉमी बना रहे हैं चाइना में, उसके बारे में है। साथ में लिखा गया है डू नॉट अंडर एस्टिमेटेड, कि चाइना की नई इकोनॉमी को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम कवर स्टोरी को एनालिसिस करें, एक छोटा सा पॉइंट है जिसने मेरा ध्यान आकर्षित किया, मैं आप लोगों को उसके बारे में बताना चाहता हूं कि इंग्लैंड ने लगभग 12% कोविड से हुई मौतें, जो कि संख्या में 5400 हैं, लगभग 5377, इतनी मौतों को कोविड के अंदर काउंट करना बंद कर दिया गया है। इसका मतलब क्या है कि ये वो 5400 मृत्यु थी जिसमें मरने वाला कोविड पॉजिटिव था, लेकिन अब ऐसा एनालिसिस हुआ है कि मृत्यु की वजह कोविड नहीं थी। जो इंसान मरा वो कोविड पॉजिटिव था, लेकिन मृत्यु की वजह कोविड नहीं थी। हालांकि ऐसे बहुत सारे और केसेस हैं जिनके अंदर ये पता लगाना बहुत ही मुश्किल है कि मृत्यु कोविड की वजह से थी या किसी और वजह से थी, और कुछ मामले स्पष्ट कोविड की वजह से हुई मृत्यु है। तो ऐसा माना जा रहा है कि जो 5400 संख्या है इसमें आगे थोड़ा बहुत और इजाफा हो सकता है, पर फिलहाल 5400 मौतें जो हैं, यानी कि 12% कोविड डेथ्स, उनको हटा दिया गया है। यानी कि इंग्लैंड के अंदर अब कोविड का जो डेथ एस्टिमेट था वो अब थोड़ा सा कम हो गया है। तो चलिए बात करते हैं कि कवर इशू क्या है। कवर इशू में क्या है कि शी जिनपिंग चाइना की इकोनॉमी को एक नया स्वरूप प्रदान कर रहे हैं, और वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, और उसका आउटकम क्या है। सबसे पहला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 1, चाइना के अंदर जीडीपी और डेट का रिलेशन बिल्कुल अनस्टेबल है। 300% डेट टू जीडीपी रेशो है। मैंने पिछले वीडियो में, पिछले इकोनॉमिस्ट मैगजीन के रिव्यू में बताया था कि डेट टू जीडीपी रेशो क्या होता है, मतलब कि कितना एक देश का जीडीपी है और उसके अगेंस्ट उस देश के ऊपर कितना कर्जा है। चाइना का बहुत ज़्यादा है, 300%। जब जापान की 250% की बात की जाती है तो उसे वेरी अनस्टेबल इकोनॉमी बोला जाता है। यूएस का 105-110% है तो उसे भी बहुत अनस्टेबल बोला जाता है। तो अगर इसी नज़रिए से देखें तो चाइना बहुत ही बुरी स्थिति में है डेट के मामले में, लेकिन शी जिनपिंग ने बोला है कि जो डेट, इजी डेट अवेलेबल था, जो कि डेट की रेवड़ी बांट की गई थी पिछले कुछ दशकों में, वो अब बंद की जाएगी। सरकार बोल रही है कि टाइटर कंट्रोल रहेंगे इकोनॉमी के ऊपर, किसको लोन देना है, कितना लोन देना है, डेट, और को दिया जाएगा जीडीपी कंसीडर करके। ये एक छोटा सा पॉइंट है, इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा कि इसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है। दूसरा, सरकार बोल रही है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको और एफिशिएंट किया जाएगा, और जो सरकारी नियम हैं, सरकारी रूल्स जो हैं, वो पूरी कंट्री में यूनिफॉर्मली लागू किए जाएंगे। हालांकि ऐसा बहुत सारे लोगों का मानना है कि ऐसा किया जाना संभव नहीं है, और उसकी वजह है कि चाइना में आपका जो अप्रोच होती है वो कितनी है सीसीपी पार्टी के अंदर, और आप कितने सारे बड़े नेताओं को जानते हैं, उसके हिसाब से आपकी कंपनी को मिलने वाले फंड या और सुविधाएं जो हैं उनके ऊपर फर्क पड़ता है। इसमें एक एग्जांपल है कि रेड टेपिज्म को कम किया जाएगा। रेड टेपिज्म मतलब लाल फीताशाही, मतलब जो बाबूशाही हिंदुस्तान में बोलते हैं, बाबू लोग जो होते हैं उनका जो कंट्रोल होता है एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, फैसिलिटीज के ऊपर, चाइना बोल रहा है कि वो रेड टेपिज्म भी खत्म किया जाएगा। इसका एक छोटा सा एग्जांपल भी दिया गया है कि चाइना जहां पर कुछ वर्ष पहले तक एक सिंपल बिजनेस को एस्टेब्लिश करने में लगभग 30 दिन का वक्त लगता था, वो अब घट करके 9 दिन पर आ गया है। हालांकि अभी भी अगर आप देखें बड़ी इकोनॉमीज या आप बोले सोफिस्टिकेटेड इकोनॉमीज के मामले में चाइना भी काफी पीछे। सिंगापुर में ये सिर्फ 1 दिन है, 1 दिन में आप एक कंपनी को एस्टेब्लिश करके काम शुरू कर सकते हैं। चाइना में अभी भी 9 दिन है, और ऐसा माना जा रहा है कि चाइना इस 9 दिन की जो संख्या है इसको और छोटा करेगा। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये हम इंडिया के नजरिए से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चाइना ने बोला है कि स्टेट रन कंपनीज जो हैं, वो कंपनी जिन्हें की देश की सरकार चलाती है, उनको अपने आप को और एफिशिएंट करना पड़ेगा। सरकार उनको बेचेगी नहीं, कंपनीज को अपनी परफॉर्मेंस खुद सुधारनी पड़ेगी,
और इस तरह से सुधारनी पड़ेगी कि वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर सके। इसका मतलब ये है कि सरकार ने अपना नियंत्रण नहीं खत्म किया है कंपनीज पे से, बल्कि सरकार ने कंपनीज को ये आज़ादी दी है कि आप अपना एडमिनिस्ट्रेशन खुद रन करें, पर इसके साथ में एक कंडीशन भी है कि अगर आपको इतनी स्वतंत्रता है तो आपको अपनी इन्वेस्टमेंट भी खुद मैनेज करनी पड़ेगी। सरकार ज़्यादा कैपिटल इन्फ्यूज़ करने के मूड में नहीं है। और ये फर्स्ट पॉइंट के साथ जाता है जहाँ पर कि सरकार बोल रही है कि जो डेट है, जो उधारी है, वो लिमिटेड रहेगी। यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि इंडियन स्टेट ओन्ड कंपनीज को हम बेचने की बात करते हैं। हम बोलते हैं कि सरकार का काम नहीं है कंपनीज को चलाना, इसलिए कंपनीज को बेच दिया जाए, प्राइवेट हाथों में चली जाए। लेकिन ऐसी ही कंपनियां जब चाइना में है तो चाइना कहता है कि ना तो हम बेचेंगे इसको और ना सरकार ही ऑपरेट करेगी। जो बोर्ड है वो खुद ऑपरेट करेगा, बोर्ड अपने डिसीजंस के लिए खुद जिम्मेदार होगा और बोर्ड को अपने लिए प्राइवेट इन्वेस्टमेंट खुद जुगाड़ करनी होगी। इसका मतलब ये है कि कोई बोर्ड अगर एफिशिएंट नहीं है और उसको फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिल पाती है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से, तो उस कंपनी की मृत्यु, मतलब फाइनेंशियल मृत्यु आप बोल दें, वो अब निश्चित होगी, यानी कि वो कंपनी एग्जिस्ट करना बंद कर देगी। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, चाइना ये काफ़ी लंबे टाइम से करता आ रहा है, वेस्ट काफ़ी कंप्लेंट करता है इसके ऊपर, और वो ये कि चाइना, ये हालांकि कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं है पर ऐसा माना जा रहा है कि चाइना अपना, चाइनीज़ जो सीसीपी है, पार्टी जो है, पार्टी कंपनीज के अंदर अपना कंट्रोल और बढ़ाएगी, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो चाहे वो गवर्नमेंट कंपनी हो। आज भी चाइना कंपनीज के अंदर अपने सीसीपी के मेंबर्स को फिट करता है या तो बोर्ड के अंदर, नहीं तो लेबर यूनियन के अंदर जो मजदूर संघ होते हैं, कहीं ना कहीं ऊपर की पोस्ट में वो अपने लोगों को फिट करता है ताकि कंपनीज के स्ट्रेटेजिक डिसीजंस को पार्टी कंट्रोल कर सके। मैंने अगला पॉइंट लिखा कि हमारे लिए सोचने वाली बात है कि चाइना जब ये कर रहा है अपनी सरकारी कंपनियों के साथ, तो हम क्यों नहीं कर सकते। खैर ये एक अलहदा मुद्दा होगा, इसके बारे में बाद में बात की जाएगी। तो जो पॉइंट नंबर 3 में बता रहा था कि चाइना प्रेशर एग्जर्ट करना चाह रहा है और एग्जर्ट करना चाह रहा है प्राइवेट कंपनीज के ऊपर और अलग तरह की कंपनीज के ऊपर, इसका एक छोटा सा उदाहरण ये है कि मेनलैंड चाइना में जो लिस्टेड लगभग 4000 कंपनीज हैं एक्सचेंजेस में, उसमें से 400 कंपनीज ने इस साल जब अपनी एनुअल रिपोर्ट पब्लिश की या अपने एक्सचेंजेस को दी, उसमें उन्होंने ना केवल सीसीपी और मिस्टर शी जिनपिंग के बारे में बड़ाइयाँ की, बल्कि उनको एक तरह से होमेज दिया। होमेज का मतलब होता है कि एक तरह से उनको, उनके लिए प्रति आभार व्यक्त किया कि आप कंपनी सीसीपी और मिस्टर शी जिनपिंग का आभार व्यक्त करती है कंपनी के जो भी उनके फाइनेंशियल रिजल्ट आए उसके ऊपर। और सबसे आखिर में, चाइना में बैंकरप्सी एक बहुत बड़ा टैबू थी। अगर आपको पता हो कि कुछ वक्त पहले तक हिंदुस्तान में भी दिवालिया हो जाना एक अपने आप में एक सोशल स्टिग्मा था। चाइना में भी लगभग वही स्थिति थी, लेकिन चाइना अब बैंकरप्सी को और सरल बनाना चाहता है। चाइना की गवर्नमेंट कहती है कि अगर बिजनेस बैंकरप्सी की तरफ है और उसके लिए कोई वायबल मीडियम अवेलेबल नहीं है बचाने का, तो उसे बैंकरप्ट होने दिया जाना चाहिए। ये डिमांड बहुत लंबे वक्त से इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स की भी रही थी। वो चाहते थे कि जो कंपनी वायबल प्रोडक्ट नहीं बना रही है, वायबल सर्विस नहीं दे रही है और उसके बिजनेस मॉडल की मार्केट में कोई प्लेस नहीं है, या वो कंपनी अब आउटडेटेड हो चुकी है और कंपनी को बचाने का कोई अब सीन नहीं है, तो उस कंपनी को लिक्विडेट होने देना चाहिए, कंपनी को खत्म होने देना चाहिए। तो चाइना अब इसके ऊपर एक नया बैंकरप्सी लॉ लाने वाला है ताकि बैंकरप्सी चाइना में होना आसान हो जाए। ये इमेज जो है मैगजीन से ही ली गई है। इमेज है चाइना के 5 ईयर प्लान्स के बारे में। चाइना में 5 ईयर प्लान्स चलते हैं, जैसे कुछ समय पहले तक हिंदुस्तान में भी था पंचवर्षीय योजनाएं। ये पंचवर्षीय योजनाएं या 5 ईयर प्लान का जो जनक है वो रशिया है। रशिया ने सबसे पहले 5 ईयर प्लान के ऊपर काम करना शुरू किया और वहीं से चाइना ने और इंडिया ने भी कॉपी किया। लेकिन मैं आपको इस स्लाइड दिखाना चाह रहा हूँ कि चाइना अपने फ्यूचर प्रोग्राम्स को लेकर के कितना एडवांस है इंडिया से और बाकी दुनिया से भी। ये नीचे आपको जो यहाँ पर एक ये लाइन दिखाई दे रही है, ये है चाइना का इंडस्ट्रियल आउटपुट है कि देखिए किस रफ्तार से चाइना का इंडस्ट्रियल आउटपुट भाग रहा है और वो आपको लगातार ऊपर से ऊपर होता दिखाई दे रहा है। ये आपको यहाँ पर दिखाया गया है फिलहाल जो पंचवर्षीय योजना चल रही है 2016 से लेकर 2020 तक, और उससे पहले की सारी पंचवर्षीय योजनाएं। चाइना फिलहाल अपनी 13वीं पंचवर्षीय योजना में है। आप देखें कि इस पंचवर्षीय योजना में जो टारगेट हैं वो कैसे हैं। एनर्जी स्टोरेज,
ऊर्जा को स्टोर करके रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा है बहुत लंबे वक्त से। आप पानी का भंडारण कर सकते हैं, आप खाद्य भंडारण कर सकते हैं खाने की चीज़ों का, लेकिन एनर्जी का भंडारण करना एक चैलेंज रहा है। चाइना की पंचवर्षीय योजनाओं में वो अब की बार का एक टारगेट है। ये कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, इसके बारे में ज़्यादा कुछ मुझे नेट के ऊपर नहीं मिला। आप नीचे देखें कि चाइना का इस पंचवर्षीय योजना का एक और टारगेट है न्यू एनर्जी व्हीकल्स। जब मैंने पता कि न्यू एनर्जी व्हीकल्स क्या हैं, तो हाइड्रोजन फ्यूल व्हीकल्स और तरह के तमाम नए तरह के जो फ्यूल्स है उसके ऊपर काम कर रही है चाइना। और आज जबकि हम बात करते हैं क्लीन एनर्जी व्हीकल्स की, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, वो चाइना के पिछली पंचवर्षीय योजना का हिस्सा था जो कि 2015 में खत्म हो चुका है। और चाइना भी दुनिया से एक कदम आगे। आप ऐसा ही नहीं, चाइना के अंदर आप एवोल्यूशन देखें कि प्रोडक्ट्स का कैसे हुआ है, तो 8वीं पंचवर्षीय योजना के अंदर 1991 में आप देखें तो रॉ मटेरियल के ऊपर से काम शुरू हुआ था, जो कि आज चलते 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 बायोटेक और जीनोमिक्स की तरफ चला गया है। ऐसे ही लाइट वेट कार से काम होना शुरू हुआ था 1991 में। फिर लो एमिशन इंजन्स, ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स, देखिए इलेक्ट्रिक कार्स की जिसकी हम बात कर रहे हैं वो एक्चुअली 2006 से प्लानिंग में है, और आज चलते चलते वो बिल्कुल नए फ्यूल की तरफ आ चुके हैं। तो एक एग्जांपल है कि चाइना अपने आप को कैसे फ्यूचर के लिए प्रिपेयर कर रहा है। अब बात करते हैं मेड इन चाइना 2025 की। अगर आपने पढ़ा हो थोड़ा चाइना के बारे में, तो ये बहुत ही फेमस इनका एजेंडा रहा है जिसके ऊपर काम चल रहा है 2015 से। 2015 से इस काम को चलने की वजह है, चाइना ने लगभग 10 साल पहले ये प्रोग्राम बनाया था कि हम किस तरह से अपनी मैन्युफैक्चरिंग को इम्प्रूव करेंगे और इसको हम कहाँ लेकर के जाने वाले हैं। सबसे बड़ी बात, हम सबको ऐसा लगता है कि चाइना एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है, जहाँ एक्सपोर्ट जो है या मैन्युफैक्चरिंग जो है उनका बहुत बड़ा हिस्सा इकोनॉमी का। आपको सुनकर के ताज्जुब होगा कि एक्सपोर्ट का जीडीपी में हिस्सा अब सिर्फ 17% है, जो कि बहुत बड़ा नंबर नहीं है। चाइना अब एक इनवर्ड लुकिंग इकोनॉमी होती जा रही है। चाइना अपनी कंजम्पशन के ऊपर ध्यान दे रहा है। चाइना अपने देश में पैदा होने वाली टेक्नोलॉजी के ऊपर ज़्यादा रिलाई करने वाला है, और उनका जो ध्यान है प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट का वो कम होता जा रहा है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है कि बहुत सारी पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री, जिसमें से कि केमिकल सबसे ऊपर है, उसको चाइना से चले जाने दिया। हिंदुस्तान में आपने देखा होगा पिछले 2-3 सालों में केमिकल इंडस्ट्रीज़ ने बहुत ग्रो किया। उसकी वजह ये थी कि बहुत बड़ा एक केमिकल इंडस्ट्री का सेक्शन जो था वो चाइना से निकल गया, और उसमें से काफ़ी सारी कंपनी हिंदुस्तान में भी आ गई। चाइना ऐसा क्यों कर रहा है? मैंने आपको पिछले इकोनॉमिक मैगजीन के एडिशन में बताया था कि जब हम फ्री मनी के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि फ्री मनी गवर्नमेंट्स को एक्स्ट्रा मनी की जरूरत आने वाले वक्त में क्यों पड़ेगी, क्योंकि उनको क्लाइमेट चेंज से लड़ना है, और चाइना यही कर रहा है। चाइना का जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट अभी एक छोटा सा रिलीज किया गया, उसमें बोला गया है कि क्लाइमेट चेंज जो है वो चाइना के सबसे बड़े टारगेट्स में से एक है कि जहां पर उनको काम करना है। जबकि पूरी दुनिया में आपको किसी कंट्री के पॉलिसी डॉक्यूमेंट में फिलहाल क्लाइमेट चेंज के लिए इन्वेस्टमेंट करने जैसा बहुत कम सुनने को मिलता है। तो आइए देखते हैं कि चाइना करना क्या चाह रहा है 2025 के अंदर। चाइना चाह रहा है कि वो सेल्फ सफिशिएंसी हासिल करे टेक्नोलॉजी के अंदर, जैसे कि सेमीकंडक्टर और बैटरीज। यहाँ पर जब आप बैटरीज को देखते हैं तो मेरा ध्यान जाता है एनर्जी स्टोरेज के बारे में, जिसके बारे में हम पिछले स्लाइड के अंदर बात कर रहे थे। दूसरा आता है, ये एक पॉइंट है जो कि मैगजीन से लिया गया है, इसके बारे में बात भी करना चाहूँगा कि चाइना जो है न्यू टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहा है, इनोवेशन के ऊपर काम कर रहा है, अपने फंडिंग के ऊपर काम कर रहा है। जो उनकी फैट डेट बुक्स हैं, मोटे मोटे का जो उनके कर्जे हैं, उनको ट्रिम कर रहा है, अपनी इंडस्ट्री को हेल्दी बना रहा है, एफिशिएंट बना रहा है। लेकिन साथ में एक पॉइंट लिखा गया है कि ऐतिहासिक तौर पर जहाँ पर भी डिफ्यूज डिसीजन मेकिंग, ओपन बॉर्डर या फ्री स्पीच नहीं होता है, वहाँ पर ज़्यादातर ये इन्वेस्टमेंट के तरीके जो हैं वो काम नहीं करते। यानी कि स्वतंत्रता, नागरिक स्वतंत्रता जो है, चाहे वो बोलने के मामले में हो, चाहे वो घूमने फिरने आने जाने के मामले में, और चाहे डिसीजन के मामले हो, अगर ये सब एक ही जगह कंसंट्रेटेड होता है तो ज़्यादातर ऐसा देखा गया है इतिहास में कि नई टेक्नोलॉजी, नया इन्वेस्टमेंट, नई इनोवेशन वो ज़्यादा अच्छे आउटपुट नहीं दे पाती है। यहाँ पर मैं आपको एक जिक्र करूंगा थर्ड पॉइंट को बताने से पहले। एक बुक है हैज़ चाइना वॉन, वो लिखी है मिस्टर किशोर महबूबानी ने, और उसमें उन्होंने एक बड़ा अच्छा जिक्र किया है। उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो के आखिर में थोड़ा सा जिक्र करूंगा।
यहाँ पर ये पॉइंट लिया गया है कि चाइना आज जिस स्थिति में है वो सोवियत यूनियन से काफ़ी आगे है, क्योंकि सोवियत यूनियन जब अपनी शक्ति की पराकाष्ठा पर था, तब यानी कि जब वो कल्मिनेटेड था अपनी पावर के ज़माने में, तब वो वेस्ट से इतना इंटीग्रेटेड नहीं था, वो टेक्नोलॉजिकली इतना इंटीग्रेटेड नहीं था। सारा ध्यान उनका एग्रीकल्चर और सैन्य क्षमताओं पर था। लेकिन चाइना उस मामले में दुनिया में फिलहाल सोवियत यूनियन से काफ़ी आगे है। इसी मैगजीन में एक छोटा सा आर्टिकल दिया गया है, हालांकि वो चाइना से रिलेट नहीं है, लेकिन मैं उसके बारे में यहाँ बात करना चाहूँगा। वो है माइक्रो फाइनेंसिंग का कोविड-19 के ज़माने में क्या फ़र्क पड़ेगा। मोहम्मद यूनुस थे बांग्लादेश के, जिन्होंने ग्रामीण बैंक स्टार्ट किया था, उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। उन्होंने माइक्रो फाइनेंसिंग शुरू की थी, माइक्रो लैंडिंग शुरू की थी। माइक्रो फाइनेंसिंग, माइक्रो लैंडिंग क्या कि छोटे दुकानदार या छोटे रेहड़ी पट्टी वाले जो बोला जाता है हिंदुस्तान में आम भाषा में, उनको लोन देना, ग्रामीण क्षेत्रों में लोन देना और छोटे छोटे बिजनेसेस को लोन देना कम वक्त के लिए, ताकि जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है बिजनेस को चलाने के लिए, एफिशिएंट चलाने के लिए, वो इजीली अवेलेबल हो। क्योंकि ज़्यादातर जो छोटे उद्यमी होते हैं उनके पास कोलेट्रल देने के लिए चीज़ें नहीं होती, वो बैंक से या बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा नहीं उठा पाते हैं। इसके चलते उनको आगे बिजनेस करने के लिए, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए पैसे की कमी, तंगी महसूस होती है और वो एक तरह से एक इनकम क्राइसिस में फंस जाते हैं। इसके चलते माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस ने काफ़ी अच्छा काम किया था। लेकिन ये आर्टिकल ऐसा बोलता है कि कोविड-19 के चलते एमएफआईज के चैलेंज बढ़ गए हैं और अब शायद एमएफआईज दुनिया के इस फाइनेंशियल प्रॉब्लम को एड्रेस ना कर पाए। अभिजीत बैनर्जी और एस्थर डुफ्लो है, इनकी एक बुक भी आई थी, पीछे हम सबको पता है अभिजीत जी का नोबेल इकोनॉमिक्स का प्राइज़ भी था। तो उस बुक में साफ बोला है इस के इन्वेस्टमेंट, रेवेन्यू और कंजम्पशन, यानी कि तीन जो सबसे बड़े धड़े होते हैं इकोनॉमिक्स के, एक इकोनॉमी का जो पहिया होता है उसके, उन तीनों के ऊपर बहुत बड़ा फ़ायदा एमएफआईज नहीं दिखा पाते हैं और इस वक्त में बिल्कुल नहीं दिखा पाएंगे। आगे आने वाले वक्त में ये बोला गया है कि कोविड के चलते एमएफआईज के लिए प्रेशर और बढ़ जाएगा, क्योंकि एमएफआईज जिनको लोन देते हैं, छोटे बिजनेस वाले, उनके लिए चैलेंजेस और बढ़ गए हैं, क्योंकि माल मार्केट में बिक नहीं रहा है, मार्केट में डिमांड नहीं है, माल बिक नहीं रहा है। इसका नुकसान क्या होगा कि जो छोटे बिजनेसधारी हैं, क्योंकि एमएफआईज उनकी डिमांड पूरी नहीं कर पाएंगी, एमएफआईज के लिए रिस्क बढ़ जाएगा। बैंक वैसे ही लोन देने की स्थिति में नहीं होते, क्योंकि छोटे बिजनेसमैन के पास कोलेट्रल नहीं होता है, तो आखिर में वो जाते हैं लोन शार्क्स के पास, यानी कि साहूकारों के पास। बड़ी ब्याज दरें और जल्दी पैसे रिटर्न करना, बिजनेस इसके चलते या तो उभर नहीं पाते या डूब जाते हैं। बड़ी ब्याज दरों के चलते बिजनेस का आगे बढ़ना संभव नहीं है, क्योंकि बिजनेस को मिलने वाला जो बड़ा पैसा है उसका एक हिस्सा जो है वो ज़्यादातर हाई इंटरेस्ट रेट ले जाता है। तो करने के लिए ज़्यादा कुछ बचता नहीं है बिजनेस के पास। कैश जो है कमाता है बिजनेस, वो एक तरह से इंटरेस्ट में ही निकल जाता है। तो हाई इंटरेस्ट रेट के चलते ज़्यादातर बिजनेस नहीं फूल सकते, बल्कि वो और नीचे की तरफ जाने लगते हैं। और आखिर में आर्टिकल दिया गया है कि इस महामारी के चलते और ये जो लॉकडाउन हुए उसके चलते गवर्नमेंट की जिम्मेदारी अब बढ़ गई है कि वो ऐसे लोन प्रेडेटर्स को, यानी कि साहूकारों को कंट्रोल करे, एक यूनिफॉर्म रूल्स बनाए। और कहा गया है कि सरकारों को एमएफआईज के थ्रू, एमएफआई से हाथ मिला करके लोन्स देने चाहिए, क्योंकि एमएफआईज के पास इतना फंड नहीं है, ना एमएफआईज इतना रिस्क उठा सकते हैं। सरकारों के पास इतना बड़ा एपरेटस, मशीनरी नहीं है कि वो हर एक छोटे बिजनेसमैन के पास जाकर के उसको लोन दे सके। तो इस स्थिति में दोनों को मिलकर के ही काम करना पड़ेगा। आखिर में मैं बात करूंगा बुक की, जिसके बारे में मैंने भी जिक्र किया था। बुक का नाम है हैज़ चाइना वॉन, मिस्टर किशोर महबूबानी की। महबूबानी सिंगापुर में है, सिंगापुर में वो डिप्लोमेट रहे हैं, शायद चाइना में भी डिप्लोमेट रहे थे अगर मैं ठीक से याद कर सकता हूँ तो। उनकी बुक में एक बड़ा अच्छा उन्होंने कंपैरिजन किया है चाइना और रशिया का। उन्होंने बोला कि सेकेंड वर्ल्ड वार में जब पीक पर था तो एक बड़ी अच्छी समझदारी की अमेरिका ने, कि अमेरिका ने एडवेंचर करने बंद कर दिए। जो एडवेंचर उन्होंने वियतनाम या कोरिया में किए थे वो करने बंद कर दिए थे और पैसा अपनी डेवलपमेंट के ऊपर लगा रहे थे। जबकि रशिया गलती कर रहा था, वो एडवेंचर करता घूम रहा था पूरी दुनिया में, चाहे वो अफगानिस्तान में चढ़ाई हो या फिर लैटिन अमेरिका में काम हो या फिर क्यूबा के अंदर जाकर के मिसाइल क्राइसिस वाला सीन जो हुआ था।
उन सब के चलते बिना बात के एडवेंचर किए रशिया ने, और रशिया को उसका गलत परिणाम भुगतना पड़ा। आज स्थिति उलट है। आज चाइना जो दूसरी महाशक्ति बनता जा रहा है, चाइना अपने पैसे को अपनी डेवलपमेंट के ऊपर खर्च कर रहा है, एडवेंचर से बच रहा है, और यूएस पूरी दुनिया में एडवेंचर करता हुआ घूम रहा है। चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे इराक हो, चाहे सीरिया में हस्तक्षेप हो, चाहे ईरान के साथ लड़ाई हो, चाहे वेनेजुएला के साथ इनडायरेक्ट फाइट हो, चाहे लैटिन अमेरिका को कंट्रोल करने की कोशिश हो। अब चाइना जो है अपने पैसे को ठीक ठाक इन्वेस्ट कर रहा है, लेकिन यूएस आज वही गलती कर रहा है जो कि ऐसे 30-40 साल पहले रशिया कर रहा था। तो उनका मानना यह है कि अगर ये इसी तरह से गलतियां दोहराई गई तो चाइना आने वाले वक्त में और बड़ी ताकत बनकर के उभरेगा, और यूएस के लिए चैलेंजेस बढ़ते जाएंगे। हालांकि उन्होंने आखिर में ये बात जरूर बोली है कि यूएस के पास उनका डॉलर जो है, और प्लस जो उनका इंटरनेशनल ट्रेड है, उसके चलते बहुत लंबे टाइम तक चाइना से फाइट कर सकता है यूएस। लेकिन अगर यूएस ने अपनी गलतियां नहीं सुधारी तो आने वाले वक्त में पड़ला चाइना की तरफ ही भारी होता जाएगा। और अगर हम देखें जो प्लान है शी जिनपिंग का, कि ना सिर्फ इकोनॉमी को आगे बढ़ाना है, कंजम्पशन की ओर ध्यान देना है, जो क्लाइमेट है उसके बारे में बात करनी है। आपने एक और चीज़ गौर की होगी, कुछ वक्त पहले तक बीजिंग दुनिया के सबसे पॉल्यूटेड शहरों में काउंट होता था। इनफैक्ट चाइना के बहुत सारे जो शहर थे वो बहुत पॉल्यूटेड काउंट होते थे, लेकिन महज 5 से 7 सालों में चाइना के वो शहर अब रैंकिंग में नीचे ही गिरते जा रहे हैं। इंडिया अगर आप देखें तो इंडिया के बहुत सारे शहर पॉल्यूशन में ऊपर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन चाइना के शहर बड़ी तेजी से नीचे की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि चाइना का मानना यह है कि क्लाइमेट चेंज और पॉल्यूशन की जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है। उसके चलते होने वाली बीमारियां, उसके चलते होने वाले बिजनेस डिसरप्शंस, उनकी कॉस्ट ज़्यादा है बजाय होने वाले प्रॉफिट्स के। तो चाइना अपना पॉल्यूशन कंट्रोल कर रहा है, चाइना नई तरह की मैन्युफैक्चरिंग में जा रहा है जिसमें कि पॉल्यूशन कम हो और सस्टेनेबिलिटी ज़्यादा हो। चाइना अब ध्यान दे रहा है कि उनके अंदर, देश के अंदर कंजम्पशन अच्छा हो, और वो एक्सपोर्ट के ऊपर ध्यान कम देना चाह रहे हैं। तो जिन लोगों का मानना ये है कोविड के चलते कि चाइना को कंट्रोल कर लिया जाए, चाइना को घेर लिया जाए, चाइना से बिजनेस बंद कर दिया जाए, वो ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि चाइना का खुद ही प्लान ये है लॉन्ग टर्म में कि डिपेंडेंसी खत्म हो एक्सपोर्ट के ऊपर, वो अपनी ही कंजम्पशन के ऊपर ध्यान देना चाह रहे हैं। तो आखिर में बहुत ही अच्छा मैगजीन का जो अब की बार कवर स्टोरी है वो है, और मैं आप सब लोगों को रेकमेंड करूंगा पढ़ने के लिए। और अगली मैगजीन या अगली बुक के रिव्यू तक के लिए थैंक यू वेरी मच।